गो गोवा गॉन। आजकल ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे गो गोवा गॉन का टाइटल लेके वीडियो बना रहे हैं कि इस साल गोवा के अंदर टूरिज्म डिक्लाइन हुआ है। क्या सच में गोवा में टूरिज्म डिक्लाइन हुआ है? 2000 किलोमीटर दूर बैठ के इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया हाउसेस गोवा की कंडीशन के ऊपर, गोवा के टूरिज्म डिक्लाइन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और मैं जो गोवा का इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा तो बनता ही है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना। क्या आखिर सच में गोवा में टूरिज्म डिक्लाइन हुआ है? और अगर हुआ है तो उसका क्या रीजन है? इस वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि क्यों गोवा में टूरिज्म डिक्लाइन हुआ है। दुनिया की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर जगहों में से एक गोवा। गोवा के पास वो सब कुछ है जो एक टूरिस्ट को चाहिए। चीप एल्कोहल, बीच, कसिनो, नेचर, नाइट लाइफ, बेहतरीन क्यूजीन, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कैफेज, समुंदर, पहाड़, सब कुछ है गोवा के अंदर। पर न जाने क्यों, पता नहीं इस साल किसकी नजर गोवा को लग गई कि मानसून के बाद एकदम टूरिस्ट डिक्लाइन हुआ। बीचेस खाली पड़े हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, उसके बाद भी ऊपर से क्राइम की खबरें आ रही हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद आंध्र प्रदेश के एक टूरिस्ट बुल्ला रवि तेजा कैलिंगुड बीच पे, जो कि नॉर्थ गोवा में पड़ता है, वहां पे खाना खाने गए। कहा जा रहा है कि शेक ओनर ने बुल्ला रवि तेजा से पोस्ट मिडनाइट ऑर्डर की वजह से खाने के एक्स्ट्रा पैसे मांगे। इसी बात पे उन लोगों के बीच में झड़प मच जाती है और वहां शेक पे काम करने वाले एक वेटर ने बुल्ला रवि तेजा को इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनकी एट द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई। हैप्पी न्यू ईयर गोवा। गोवा के पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब चंगा है। बट पिछले 6-7 साल में गोवा में काफी कुछ बदल चुका है, जो मैंने बदलता हुआ देखा है। गोवा 2016 से पहले गोवा कुछ और था और 2016 के बाद गोवा कुछ और बनता जा रहा है। और पिछले साल भी ऐसी कुछ हरकत अंजुना के अंदर हुई थी, जहां एक बाप बेटे किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे और वहां उनकी कहासुनी हुई झड़प हुई और वहां के स्टाफ ने उनके ऊपर तलवार से अटैक कर दिया। कोविड के बाद से फॉरेनर टूरिस्ट तो वैसे ही डिक्लाइन हो रहा था और अब यूपी हरियाणा का भी टूरिस्ट डिक्लाइन हो रहा है। जब फॉरेनर टूरिस्ट डिक्लाइन हुआ था तो उसकी कमी यूपी हरियाणा के टूरिस्टों ने ही पूरी की थी, क्योंकि जो यूपी हरियाणा से लोग आ रहे थे वो पैसा खर्च कर रहे थे, इनफैक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज तक खरीद रहे थे। जो गोवा की प्रॉपर्टीज के रेट स्काई रॉकेट गए हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल हरियाणा और यूपी के लोगों का ही है कि उन्होंने यहाँ पे आके दुगने तिगने रेटों में आके प्रॉपर्टीज खरीदी, रेंट पे ली। इनफैक्ट जो लोग घूमने भी आते थे वो लोग यहाँ पे काफी पैसा खर्च करते थे, जिससे गोवा की इकोनॉमी को काफी फायदा हो रहा था। और गवर्नमेंट्स ने भी सब कुछ इग्नोर करके ये दिखाने की कोशिश की कि गोवा में सब कुछ ठीक है और गोवा के बीचेस पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई इन टॉपिक को छेड़ता है, इनके बारे में डिटेल में बात करता है, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। मतलब दबाया जा रहा है इन टॉपिक्स को कि कोई इन टॉपिक्स के ऊपर खुल के बात ही ना कर पाए। मैं फिर भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ये चीज़ शो करती है कि गोवा टूरिज्म में सच में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आवाज़ दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गोवा में जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके साथ इतने स्कैम्स हो रहे हैं, इतने फ्रॉड हो रहे हैं और उस पर बाकायदा इंस्टाग्राम पे रील्स हैं जो वायरल हो रही हैं। आखिर गोवा की मेन टारगेट ऑडियंस क्या है जो गोवा की इकोनॉमी को फायदा देती है? उन देशों के लोग जहाँ इस समय बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बिल्कुल जम जाते हैं वो देश। उन लोगों को चाहिए होता है वो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ थोड़ी गर्मी भी हो और नेचर के करीब हो। और गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। बट अब गोवा इकलौता नहीं है, अब गोवा के कंपटीशन है। श्रीलंका गोवा का कंपटीशन है, थाईलैंड है, सेंट्रल एशिया है, मॉलडीव्स है और ऐसी बहुत जगह है जो अब गोवा का कंपटीशन बन के खड़ी हो गई हैं। और ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पा रही हैं गोवा से सस्ते में। ये सारी की सारी जगह गोवा से ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। ऊपर से एक फैक्टर आ रहा है वीज़ा फ्री अराइवल, जिसको ये सारे देश एक फैक्टर बना रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां गोवा खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जो रवैया रखते हैं टूरिस्ट के खिलाफ। और सबसे बड़ी चीज़, टैक्सी स्कैम। ऊपर से टैक्सेस, फालतू के चार्जेस, हर चीज़ का ओवर रेट होना, ये ये इन चीज़ों का कारण है कि आज गोवा के बीचेस खाली हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ गोवा की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है। 2019 में पूरे इंडिया में 10 मिलियन लोग आए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है और हम उसे दोबारा कभी अचीव नहीं कर पाए। बट अगर आप दुबई जैसे एक शहर की बात करेंगे, उससे आप इंडिया को कंपेयर करेंगे, तो दुबई में एक साल में 16.7 मिलियन लोग आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, पूरा देश और एक शहर। अब बात करते हैं गोवा के होटल फ्रॉड्स की। साइबर क्राइम इंडिया में कितना चल रहा है तो सबको पता है। कई विदेशी टूरिस्ट ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं और वो इंडिया आते हैं तो पता चलता है कि वो बुकिंग हुई नहीं थी, उनके साथ साइबर क्राइम हो चुका है, उनके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है ऑनलाइन। कई होटल्स की फेक लिस्टिंग कर दी जाती है, उनके नाम से फेक वेबसाइट बना दी जाती है, लोग उसे बुक करके आ जाते हैं और यहाँ पे आके उनका पोपट बन जाता है। और भी स्कैम्स हैं जो होटल बुकिंग के नाम पे चल रहे हैं, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत स्कैम है।
और सिर्फ फॉरेनर्स के साथ नहीं, इंडियंस के साथ भी होते हैं। और लगातार 3-4 साल से ये स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, बट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हर घर में कोई ना कोई आदमी ऐसा है जिसके साथ कुछ ना कुछ साइबर फ्रॉड हो चुका है, जिसके साथ कुछ, कई लोग तो अपने अंदर बात को दबा के रखते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। बट आपको हर घर में या हर दूसरे घर में कोई ना कोई मिलेगा जिसका आज की डेट में साइबर क्राइम हो चुका है। वो बात अलग है, अब सरकार इसमें काफी एक्टिव लगती है और इस पे काफी काम कर रही है, और बट लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। जैसे आपके पास तरह तरह के मैसेज आते होंगे कि अपनी ओटीपी शेयर मत करो, फलाना ढिमकाना। देखो, वैसे तो मजाक की बात है कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम क्यों नहीं अवेयर रहते? अब ये तो वो स्कैम हो गए जो फेक वेबसाइट बना के हो गए। उन स्कैम का क्या है जो होटल्स खुद कर रहे हैं, खुद फेक फोटोज दिखाएंगे रूम्स की, दिखाएंगे कुछ और, निकलेगा कुछ और। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फेक रिव्यूज डालते हैं, रूम में दिखाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। जब आप चेकिंग के टाइम पे जाओगे तो आपको ये शो किया जाएगा कि आपको फ्री अपग्रेड दिया जा रहा है, टूरिस्ट भी बहुत खुश हो जाता है। और चेकआउट के टाइम इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, चलो पैसे निकालो। अगर यही सब चलता रहेगा तो टूरिस्ट वापस गोवा क्यों आएगा? और मेरा मानना यह है, इस साल फिर भी फॉरेनर टूरिस्ट थोड़ा बढ़ा है एज कम्पेयर टू पिछले 2-3 साल। वो बात अलग है, जो 4-5 साल पहले फॉरेनर टूरिस्ट हुआ करता था उसके मुकाबले फॉरेनर टूरिस्ट बहुत कम हुआ है। बट फिर भी पिछले 2-3 साल के मुकाबले थोड़ा बहुत फॉरेनर टूरिस्ट बढ़ा है। और उसका रीजन ये भी है, जो खबरें हर जगह फैल गई हैं, इंडियन टूरिस्ट डिक्लाइन हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन टूरिस्ट क्यों डिक्लाइन हुआ है। जो फ्लाइट के टिकट 1-2 साल पहले 2,000, 2,500, 3,000 के हुआ करते थे, आज की डेट में अगर आप टाइम से बुकिंग कराते हो तो 8 से 10 हज़ार रुपए के पड़ते हैं। और अगर आपको कुछ टाइम पहले बुकिंग करानी पड़े फिर तो आप रेट सोच ही नहीं सकते। आखिर ये गोवा है या आप कहीं विदेश जाने के फ्लाइट के टिकट बुक करा रहे हो? थाईलैंड, दुबई, इन सब जगहों के फ्लाइट के टिकट गोवा के फ्लाइट के टिकट से सस्ते पड़ते हैं। और लोग क्यों साइबर क्राइम और फ्रॉड में पड़ते हैं? उसका एक रीजन ये है, जो ये जेन्युइन होटल्स हैं इन्होंने रेट ही इतने हाई कर रखे हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ता है, तब जाके लोग इन साइबर क्राइम और इन फ्रॉड्स में जाके पड़ते हैं। ऊपर से मैं खुद एक गोवा का ब्लॉगर हूँ, मैं गोवा से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, लोग कमेंट्स करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे को खुद रियलाइज होता है कि लोग कितने इनोसेंट हैं, लोगों को नॉलेज बहुत कम है, और ऐसे ही इनोसेंट लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, स्कैम किए जाते हैं। मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही है इस वीडियो को बनाने में, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता नहीं हूँ, मैं तो एक ब्लॉगर हूँ। मैं गोवा की वर्चुअल ट्रिप देता हूँ, गोवा में क्या करंट सिचुएशन है, क्या अपडेट है, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। बट अब मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ये चीज़ वायरल हो रही है, जगह जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कहीं जाता भी हूँ, बाहर लोगों से मिलता हूँ, तो लोग मेरे से भी पूछते हैं कि क्यों गोवा में टूरिज्म डिक्लाइन हो रहा है, आखिर क्या दिक्कत है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात तो करनी पड़ेगी, इसके ऊपर वीडियो तो बनानी पड़ेगी। और जब 2,000 किलोमीटर दूर बैठ के दिल्ली में लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो मैं तो गोवा में रहता हूँ, मेरा तो फर्ज है इसके ऊपर वीडियो बनाना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। नॉर्थ गोवा का एक 5 स्टार होटल, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी है 5 स्टार होटल्स की, वो नॉर्थ गोवा में टैरिफ दिखा रहा था 15,000 रुपए का। और उसी टाइम थाईलैंड में पटाया में वो सेम होटल 9,000 रुपए का टैरिफ दिखा रहा है इंक्लूडिंग टैक्सेस, और जहां आपका 10x एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू आप नॉर्थ गोवा में उस होटल में रुकोगे, और थाईलैंड में आपका एक्सपीरियंस उससे 10 गुना ज्यादा होगा। थाईलैंड में आपको 10 गुना ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी उस होटल के अंदर। और इतने ज्यादा ओवर रेट होने की वजह से, खास तौर से पीक सीजन में, ये चीज पूरे के पूरे स्टेट को इफेक्ट डाल लिया है, टूरिज्म को इफेक्ट डाल लिया है गोवा के। बट सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इतना तो लोग मैनेज कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा भीषण है। आप खुशी खुशी गोवा आते हैं, बट आपसे ज्यादा खुश होता है यहाँ का टैक्सी ड्राइवर। वो मनी मन सोच रहे होते हैं आपको देख के एक और बकरा आ गया। यूजली हम कहीं भी घूमने जाते हैं ओला उबर बुक कर लेते हैं, बट गोवा में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गोवा में उबर और ओला बंद है। यहाँ के टैक्सी माफियाओं ने ओला उबर को एक दिन में बंद करा दिया था। गोवा में जिस दिन उबर आई थी उसी दिन उस पर ताला लग गया था, जिससे आप जहां भी जाओ वो आपसे 3-4 गुना ज्यादा पैसा ले पाए। अगर आप डेबोलिम एयरपोर्ट से कैलंगूट या बागा जाते हो तो आपको 3 या 4 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। गोवा के टैक्सी माफिया किसी भी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर को चलने ही नहीं देते हैं। लगा लो आपको कितना टेक्नोलॉजी लगाना है, यहाँ पे राज उन्हीं का चलता है। 35% वोट शेयर है उनका, सरकार कंट्रोल करते हैं वो, कोई भी सरकार बना गिरा सकते हैं वो। जब आपका गोवा आने का सबसे पहला एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा कि आपको टैक्सी वाले को जहाँ जाना है उसके जो फेयर रेट पड़ते हैं उससे ज्यादा आपको 3-4 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो पहला एक्सपीरियंस तो वही खराब हो गया। उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस, जब आप खराब सड़कों पे चल रहे हो जिन पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो दूसरा एक्सपीरियंस वहाँ खराब हो गया। 4-5 साल पहले गोवा की रोड कंडीशन इतनी अच्छी हुआ करती थी कि बारिश में भी गोवा की सड़कों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती थी तो उस पर जल्दी काम हो जाया करता था। बट इस बार तो मैं खुद देख कर हैरान हूँ कि जिन सड़कों पे गड्ढे हैं
ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई उन पे काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि नॉर्थ गोवा की सबसे हाई क्लास, सबसे पॉपुलर जगह, जहाँ बड़े बड़े कैफेज हैं, जहाँ कैफेज 8 लाख से 10 लाख तक का सेल करते हैं एक दिन में, वहाँ की सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि आपको लगेगा कि आप यूपी के किसी गांव में आ गए। इनफैक्ट आज की डेट में यूपी की या हरियाणा के किसी गांव की भी उनसे बहुत अच्छी कंडीशन है रोड्स की। और गोवा में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है चीप फेयर्स के लिए, ना कोई मेट्रो है, ना कोई ऑटो है, ना ढंग की बसेस चलती हैं यहाँ पे। हाँ, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि यहाँ आप चीप स्कूटी रेंट पे ले सकते हो, 300-400 रुपये में आपको स्कूटी मिल जाती है। बट हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रिप पे आते हैं और वो 300-400 रुपये की स्कूटी पे पर डे नहीं दे सकते। इनफैक्ट कई लोगों को स्कूटी ड्राइव करनी आती ही नहीं, तो अब क्या वो स्कूटी हायर करके क्या उसके साथ ड्राइवर भी हायर करेंगे? और इसीलिए गोवा में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, क्योंकि इमेच्योर ड्राइवर्स आते हैं जिन्हें, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नई नई ड्राइविंग करनी सीखी है, कई लोग ऐसे हैं जिनको ढंग से ड्राइव करनी नहीं आती, और वो गोवा में आके गाड़ी रेंट पे ले लेते हैं, स्कूटी रेंट पे ले लेते हैं, और उन्हें खुद ड्राइव करनी पड़ती है। ऊपर से अब लोग यहाँ आते हैं तो नशा भी करते हैं, वो नशे में भी ड्राइव कर रहे हैं। ऊपर से रोड्स ऐसी हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि नॉर्मल रोड्स होंगी, बट गोवा की सड़कें पहाड़ी सड़कों जैसी हैं, जैसे कि आप किसी जंगल में ड्राइव कर रहे हो या किसी पहाड़ी इलाके में ड्राइव कर रहे हो। कई जगह रोड बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, कई जगह रोड बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। तो ये सब चीज़ें हैं, और गोवा में ड्राइव करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और सारे टूरिस्ट एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं होते। इस चक्कर में गोवा में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। अभी हाल फिलहाल में जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरठ से, वहीं के एक लड़का घूमना मेरठ का एक लड़का घूमने आया हुआ था और उसकी डेथ हो गई। वो एक ट्रक में जाके भिड़ गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड टर्न्स हैं जैसे पहाड़ों पे होते हैं। तो उसने ब्लाइंड टर्न पे कोई एक्सपीरियंस था नहीं, अंधाधुन बाइक भगाई और सीधा जाके ट्रक में घुस गया। ऊपर से यहाँ के ज़्यादातर ट्रक वाले और बस वाले नशे में दो बहुत ही गंदी ड्राइविंग करते हैं। मेरा तो रोज का है, डेली का मैं किसी ना किसी ट्रक वाले या बस वाले से बच रहा होता हूँ। और गाड़ी भी ज़्यादातर लोग तभी अफोर्ड कर पाते हैं जब वो किसी ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो और फिर वो स्प्लिट हो जाता है, कपल आ रहे हैं या एक बंदा घूमने आ रहा है, उनके लिए गाड़ी अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से सीजन में अब गाड़ियों के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पहले 1000-1200 रुपए में स्विफ्ट जैसी गाड़ी मिल जाती थी, अब उसके रेट ही 1500 से ऊपर जा रहे हैं। और ये जो टैक्सी वाले रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इससे सरकार को भी कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग सरकार को पैसा देते ही नहीं। जो टैक्सेस या जो चीज़ों से सरकार को बेनिफिट होना चाहिए, ये सरकार को भी पैसा नहीं देते, और सरकार भी कहती है जैसा चल रहा है चलने दो। जिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ढंग के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, वो कैसे थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया जैसी जगहों से कम्पीट कर सकते हैं? गोवा में आने वाले मैक्सिमम फॉरेनर टूरिस्ट इसराइल और रशिया से हैं, और वहाँ का माहौल सबको पता है कैसा चल रहा है। क्यों इंडिया नए देशों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? क्यों हम वीज़ा ऑन अराइवल नहीं दे रहे हैं? जब श्रीलंका वीज़ा ऑन अराइवल दे सकता है, थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल दे सकता है, तो इंडिया इसमें पीछे क्यों है? और दुनिया भर के ट्रैवलर्स जो इंडिया आना चाहते हैं, वो इस चीज़ की लगातार कंप्लेन करते हैं कि यहाँ का वीज़ा का प्रोसेस स्मूथ नहीं है। यहाँ तक कि यूएस और यूरोप तक के जो टूरिस्ट हैं, वो तक इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि उन तक के लिए प्रोसेस अच्छा नहीं है। तो इतना हैसल कोई क्यों लेगा? और उसी के साथ साथ श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश चीपर प्राइसेस और बेटर मनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बात अलग है, एक टाइम हुआ करता था जब गोवा बाकी और जगहों से चीप हुआ करता था, बाकी और जगहों से मतलब श्रीलंका और थाईलैंड। बट अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में जीएसटी की वजह से, एक्सपेंसिव टैरिफ की वजह से, बैड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। ऊपर से दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स, कोई श्रीलंका के अंदर है, कोई मालदीव्स के अंदर है, कोई थाईलैंड के अंदर है, कोई कहीं जगह पे है, और वहाँ से पोस्ट डाल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि गोवा क्यों जाना है जब यहाँ सब कुछ इतना सस्ता है, यहाँ ये है वो है। ये सब भी खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया इतनी खतरनाक चीज़ है, गोवा को एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। गोवा में पिछले 3-4 साल में जो रश आया था, वो सोशल मीडिया की वजह से आया था, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था गोवा। और अब जो गोवा से रश डाइवर्ट हो रहा है, जो टूरिस्ट डाइवर्ट हो रहा है, वो भी इंस्टाग्राम की वजह से ही हो रहा है। और आप लोगों को एक बात जान के हैरानी होगी, गोवा के अंदर 250 लोगों का मर्डर हुआ है पिछले 12 साल के अंदर, और ये सब ड्रग माफियाज के थ्रू हुआ है। ऊपर से चालान, क्योंकि मैं गोवा के ब्लॉग्स डालता हूँ, लोग मुझे कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। रिसेंटली मुझे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि वो ड्राइव कर रहा था, और ड्राइव करते करते उसकी नज़र गाड़ी के स्क्रीन का जो मैप है उस पर गई, और इसी बात पे पुलिस ने उसे रोक के चालान काट लिया। और सिर्फ यही नहीं, मेरे जानने वाले के साथ एक कपल दिल्ली से आए हुए थे गोवा किसी काम से, और वो कपल स्कूटी से जा रहे थे मापसा से असा गांव, और रास्ते में उन्हें उन्हें पुलिस दिख गई। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, तो उन्होंने लेफ्ट में लेफ्ट में गली थी, उसमें घुस के हेलमेट लगाने की कोशिश करी। पुलिस वालों को ही लगा कि वो बच के जा रहे हैं, बट वो हेलमेट लगा के वापस पुलिस वालों की तरफ आए, तो पुलिस वाले ने उसे रोका और 10,000 रुपए की डिमांड की, चालान की। 10,000 रुपए एक हेलमेट के लिए, मतलब ये तो हद ही हो गई है।
और उसके बाद जब वो लोग नहीं माने तो उन्हें थाने ले गए, स्कूटी सीज कराने की धमकी दी गई कि मतलब इन दी एंड उन्हें 10,000 रुपये देने पड़े तभी जाके वो छूटे। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ड्रिंक एंड ड्राइव का चलान होता है। होटल स्कैम, टैक्सी स्कैम, सड़कें खराब, बेमतलब के चलान, इन सब चीज़ों की वजह से इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, और महंगे फ्लाइट्स के टिकट भी। इस वक्त जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, गोवा में जो मैक्सिमम टूरिस्ट आ रहा है वो आ रहा है जो अपनी गाड़ी से आ सकता है, क्योंकि पास की स्टेट से, जैसे गुजरात से हो गए, महाराष्ट्र से हो गए, कर्नाटक और केरल का बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है। यही इस वक्त मेन टूरिस्ट है जो गोवा आ रहे हैं। ऊपर से गोवा में टूरिस्ट डिक्लाइन हुआ है, यूपी हरियाणा का टूरिस्ट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, उसके बाद भी इतना रश है क्यों? जैसे पूरे इंडिया में गाड़ियां बहुत ज़्यादा बिकी हैं, गोवा में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा गाड़ी खरीदी, तो गोवा के लोकल्स की गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश इस वक्त गोवा में हो चुका है। और इन सब चीज़ों के बाद गोवा के लोकल्स का टूरिस्ट की तरफ जो बर्ताव है वो बहुत अच्छा नहीं है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, एक डिनर के ऊपर एक आदमी को मार दिया जाता है, और ऐसे तमाम केसेस, और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जिन्हें दबाया जाता है। पिछले साल भी ऐसे केसेस हुए थे, और इस साल सिर्फ ये एक केस नहीं हुआ, ऐसे और भी केसेस हुए, बट इन्हें इग्नोर किया जाता है, इन मामलों को दबाया जाता है। और इन सब चीज़ों के बाद गोवा के लोकल्स का एटीट्यूड ये रहता है, वी डोंट वांट एनी टूरिस्ट हियर, गो बैक। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी न्यू ईयर के टाइम पे अंजुना में पार्टीज चल रही थी, तो वहाँ की जो लोग हैं उन्होंने वहाँ के सरपंच को, क्योंकि यहाँ सारी जितनी भी जगह हैं, अंजुना, बागा, सियोलिम, ये सब गांव हैं। गोवा एक स्टेट है, और ये सब जितना भी हैं, अंजुना, बागा, ये सब गांव हैं। तो यहाँ सरपंच का राज चलता है। तो अंजुना के लोकल्स ने वहाँ के सरपंच को कंप्लेंट की कि न्यू ईयर के टाइम पे जो इतना शोर हो रहा है, क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे हमें नॉइस पॉल्यूशन जैसा फील हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ के जो बार एंड रेस्टोरेंट्स हैं इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर कंप्लेंट करनी चाहिए। फिर सरपंच को मजबूरी में जाके लोगों के प्रेशर में लोकल पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ी। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो टूरिस्ट कैसे आएगा? गोवा की मेन चीज़ ही पार्टीज है, अगर पार्टीज ही बंद कर दोगे तो टूरिस्ट क्यों आएगा फिर? और गोवा में आज तक जितना भी टूरिज्म था, ये गोवा के अपने दम पे था, किसी भी सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहा। लेकिन अब सरकारों की जरूरत है, ओवर डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों को देख कर चलना पड़ेगा। जिस तरह गोवा में ओवर डेवलपमेंट करा जा रहा है, जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ डेवलपमेंट नहीं करा जा रहा है, जहाँ सड़कें खराब हैं, जहाँ सड़कों पे काम करने की जरूरत है वो नहीं करा जा रहा है, तो सरकार को इनिशिएटिव उठाने पड़ेंगे। टैक्सी स्कैम पे काम करना पड़ेगा, टूरिस्ट के प्रति लोकल्स का बिहेवियर जैसा है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और कुछ चीजें इस स्टेट में ऐसी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिससे लोग अट्रैक्ट हो। सबसे बड़ी बात, जो भी चीजें महंगी हैं उन्हें सस्ता करना पड़ेगा, भले वो फ्लाइट के टिकट हो, भले वो यहाँ का खाना हो, भले वो कैफे हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, कुछ भी हो, हर चीज को सस्ता करना पड़ेगा, और ये सब सरकार ही कर सकती है। मैं गोवा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं गोवा में रहता हूँ। और गोवा इंडिया का वेगस है, और गोवा चाहे तो दुनिया की तमाम टूरिस्ट प्लेसेस को मात दे सकता है। आज भी मैं मानता हूँ गोवा से तगड़ी जगह कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग बाली जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, वो लोग बाद में आके गोवा आके कहते हैं कि गोवा वहाँ से बेहतर जगह है। तो कुछ तो है गोवा में कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज़ ऐसी ही बनी रहे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, और सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। जो गोवा का टूरिज्म डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है, अभी इसी साल डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है, इसे रोकना होगा और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिससे टूरिज्म वापस बूम करे। सो गाइस, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं मेरे रेगुलर व्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।